Good morning, student. Today we are going to see the main part of our business law, main act of our business law, that is Indian Contract Act. Indian Contract Act, we have to cover some topics as per our syllabus, like meaning and definition of the contract, essentials, elements of a valid contract, void agreement, performance of contract, breach and its remedies, and last topic will be the quasi contract, which are according to our syllabus. uh, so first of all we are going to have this meaning and definition of contract, was actually the contract is. So the law of contract act says that contract under its section 2h as an agreement enforceable by law, यानी इतनी से ही बस बात बताई गई है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट के लिए कि एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी दो ही चीजें होनी चाहिए। देयरफॉर कॉन्ट्रैक्ट हैज टू इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स, दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, एक तो एग्रीमेंट हो और दूसरा एनफोर्सेबल हो बाय लॉ, यानी कानून के दायरे में हो। ऐसा एग्रीमेंट जो कानून के दायरे में होगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। इसके अलावा फिर भी हमारे पास एसेंशियल एलिमेंट्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम आगे इसके पढ़ेंगे, लेकिन हमें इन दो चीज़ों को समझना है कि यहाँ पर एक तो एग्रीमेंट है और दूसरा एनफोर्सेबल बाय लॉ है। एनफोर्सेबल बाय लॉ का मीनिंग अगर देखें तो वो सिर्फ इतना सही है कि यहाँ पर लॉ की जो कंडीशंस है वो पूरी होनी चाहिए, लॉ का उल्लंघन नहीं हो, कानून के दायरे में ही रह करके हमें बात करनी है। एक छोटी सी इक्वेशन के थ्रू भी हम देख सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल्स टू एक्सेप्टेबल प्रपोजल या फिर एग्रीमेंट, यानी एग्रीमेंट हो या एक्सेप्टेबल प्रपोजल हो, प्लस साथ में क्या हो, उसके साथ में हो एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, साथ में जो है वो लॉ उसको एनफोर्स करे। अब बात आती है इसके अंदर एनफोर्सेबल बाय लॉ के बाद बात आती है इसके अंदर एग्रीमेंट की, कि एग्रीमेंट क्या चीज है। तो सेक्शन 2E के अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बताया हुआ है एग्रीमेंट के लिए कि एग्रीमेंट क्या है। एवरी प्रॉमिस और ए सेट ऑफ प्रॉमिस, एवरी प्रॉमिस और ए सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, कहना है कि सारे प्रॉमिस या एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस जो कि कंसिडरेशन के द्वारा बने गए हों, ये हमारे एग्रीमेंट को जो है वो बताते हैं। एग्रीमेंट के बाद हमारे पास जो है आएगा वो आएंगे एसेंशियल एलिमेंट्स, कि एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं इसके। एसेंशियल एलिमेंट्स में हमारे पास देर आर नंबर ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, टू फॉर्म ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कुछ एलिमेंट्स हमारे पास हैं, जैसे कि सबसे पहला एलिमेंट है हमारे पास, यानी सबसे पहला फीचर है इसका, टू पार्टीज। एक सिंगल पर्सन आपस में आप में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, यानी कम से कम दो पार्टीज होना चाहिए। तो बोल रहा है यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व एटलीस्ट टू पार्टीज, वन टू मेक द ऑफर, एक जो कि ऑफर कर रही हो, एंड अदर एक्सेप्टिंग इट, और दूसरी जो कि इसको एक्सेप्ट कर रही हो। यानी यहाँ पर दो पार्टीज बताई गई हैं, दो पार्टीज के अंदर जो है वो एक पार्टी ली गई है, वो पार्टी जो कि ऑफर बना रही है या ऑफर मेक कर रही है, मेक कर रही है। दूसरी एक्सेप्ट करने वाली पार्टी, यानी एक ऑफर बनाने वाली और दूसरी एक्सेप्ट करने वाली पार्टी, यानी दो पार्टीज, मिनिमम टू पार्टीज होनी चाहिए। आगे बता रहे हैं इसमें कॉन्ट्रैक्ट में बी मेड बाय नेचुरल पर्सन। हमें मालूम है कि हम लोग भी नेचुरल ह्यूमन बींग्स हैं, नेचुरल ह्यूमन बींग भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे क्लियरिफाई करा हुआ है, और बाय आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन भी कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन आपको मालूम है, आर्टिफिशियल पर्सन जैसे कि कंपनीज,
बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंपनीज के नेम में बनते हैं। बैंक्स अगर चाहती हैं तो एक बैंक दूसरी बैंक के साथ में या दूसरे इंस्टीट्यूशंस के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बनाती हैं। तो यानी नेचुरल ह्यूमन बीइंग और आर्टिफिशियल ह्यूमन बीइंग दोनों ही कॉम्पिटेंट हैं कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। ये यहाँ पर कवर करे गए हैं इसके अंदर टू पार्टीज में। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ रहा है, पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। पार्टीज को क्या करना होना चाहिए, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करना चाहिए कि लीगल ऑब्लिगेशन के थ्रू ही हो। जैसे बता रहे हैं यहाँ पर, देयर मस्ट बी एन इंटेंशन, क्या एक इंटेंशन हो ऑन द पार्ट ऑफ पार्टीज टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप बिटवीन देम। क्या होना चाहिए, लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए पार्टीज के बीच में, पार्टीज के बीच में लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। आगे नेक्स्ट सेंटेंस से पता चलेगा कि लीगल रिलेशनशिप क्या हो सकते हैं और कौन से दूसरे रिलेशनशिप होंगे। जैसे दूसरे रिलेशनशिप के लिए बात कर रहे हैं, सोशल और डोमेस्टिक टाइप ऑफ एग्रीमेंट आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। यानी सोशल एग्रीमेंट, डोमेस्टिक एग्रीमेंट ये एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होंगे। इसके अलावा जो रह गए वो हमारे लिए फिर लीगल रिलेशनशिप रह गए। तो ये नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ या बाय लॉ एंड हेंस दे डू नॉट इफेक्ट इनटू कॉन्ट्रैक्ट। यानी वो फिर हमारे लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेंगे। कौन सी चीज कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेंगे, जो कि डोमेस्टिक एग्रीमेंट हो या सोशल एग्रीमेंट हो, ये हमारे लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएंगे। एक बहुत फेमस केस भी है जो कि आगे मैं बताने वाला हूँ। एक बहुत ही फेमस केस है, मिसेस बेल्फोर वर्सेस मिस्टर बेल्फोर, या बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर के नाम से भी जो था ये केस मशहूर है, बहुत ज्यादा फेमस है। इस फेमस केस में क्या बताया हुआ है कि ए हस्बैंड एग्रीड टू पे टू हिज वाइफ सर्टेन अमाउंट एज मेंटेनेंस। एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ से क्या एग्री कर लिया कि वो जो है एक सर्टेन अमाउंट जो है मेंटेनेंस के लिए उसको जो है देगा, गुजारा भत्ता के लिए जो है वो देगा अपनी वाइफ को, एवरी मंथ, हर मंथ देगा, वाइल ही वॉज अब्रॉड, जब भी वो विदेश जाएगा तो अपनी वाइफ को एक सर्टेन अमाउंट गुजारा भत्ते के लिए हर महीने जो है वो पे करेगा। आगे बता रहे, हस्बैंड फेल्ड टू पे द प्रॉमिस अमाउंट। हस्बैंड क्या हुआ, हस्बैंड जो था वो नहीं चुका पाया जो उसने प्रॉमिस करा था अमाउंट का। तो आगे इसमें जो है वाइफ क्या करती है, वाइफ सू हिम फॉर द रिकवरी ऑफ द अमाउंट। वाइफ जो है वो रिकवरी के लिए सू कर देती है। वाइफ चाहती है कि भाई जो प्रॉमिस हुआ था वो प्रॉमिस एवरी मंथ का मेंटेनेंस का वो उसको मिलता चला जाए। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप एक सोशल रिलेशनशिप कहलाता है, तो इसलिए यहाँ पे बता रहा है इसका कॉन्सिक्वेंस क्या निकला, कॉन्सिक्वेंस बता रहा है, हियर इन दिस केस वाइफ कुड नॉट रिकवर एज इट वाज ए सोशल एग्रीमेंट। वाइफ जो है रिकवर नहीं कर सकती अमाउंट को, क्यों, क्योंकि ये सोशल एग्रीमेंट है और सोशल एग्रीमेंट जो है वो लीगल ऑब्लिगेशंस के अंदर नहीं आते। एंड द पार्टीज डिड नॉट इंटेंड टू क्रिएट एनी लीगल रिलेशन। यानी पार्टीज जो है लीगल रिलेशन नहीं बना रही है। नेक्स्ट बता रहे हैं पॉइंट है सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। यानी एग्रीमेंट जो हो रहा है वो मीनिंगफुल हो। एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन हो एंड नॉट वेग और अनडिफाइंड। यानी मीनिंगफुल होना चाहिए, ऐसा नहीं है जिसका जो है पता ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट काय का हो रहा है, क्या किस चीज का हो रहा है ये पता ही नहीं। यानी सर्टेन होना चाहिए कि किस बात मतलब बात के अंदर क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, क्या कॉन्ट्रैक्ट हम करने जा रहे हैं। वेग नहीं हो वो, अनडिफाइंड नहीं हो। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ऐसा भी होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो सके। ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो सके और आप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हो कि जो है वो जैसे बोल रहे हैं कि आई विल पे यू द अमाउंट इफ द सन राइजेस फ्रॉम वेस्ट। कि अगर सन वेस्ट से राइज करना शुरू कर दे तो मैं आपको एक सर्टेन अमाउंट जो है वो पे कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे परफॉर्मेंस पूरी नहीं हो सकती क्योंकि हमें मालूम है कि सन कभी वेस्ट से जो है नहीं निकलने जाना। तो यहाँ पे बता रहे हैं दैट टर्म ऑफ एग्रीमेंट शुड बी कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस, कि एग्रीमेंट जो है परफॉर्मेंस के लायक हो। ऐसा नहीं है कि परफॉर्म ही नहीं हो सके, पूरा ही नहीं हो सके एग्रीमेंट। एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल
यानी ऐसी एक्ट जो कि इम्पॉसिबल हो इन इटसेल्फ कैन नॉट बी एनफोर्स। ऐसी एक्ट जो कि इम्पॉसिबल हो वो कॉन्ट्रैक्ट के दायरे में नहीं आएगी, एनफोर्सेबल नहीं होगी। नेक्स्ट इसमें जो है एलिमेंट आ रहा है, नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। एक पार्टी ऑफर करने वाली हो, दूसरी पार्टी एक्सेप्टेंस करने वाली हो, तो दो एलिमेंट यहाँ पे लिए गए हुए कि ऑफर हो और साथ ही साथ जो है वो एक्सेप्टेंस हो उसकी। तो बता रहे हैं यहाँ पे एन एग्रीमेंट इज फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट हमने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था, एग्रीमेंट होना चाहिए। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट की हमने डेफिनेशन देखी थी कि सारे ऑल प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिसेस जो कि कंसिडरेशन के द्वारा बने गए हों वो एग्रीमेंट होते हैं। प्रपोजल और देख लेते हैं यहाँ पर कि प्रपोजल क्या है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2B सबसेक्शन बी, a proposal when accepted become a promise। एक प्रपोजल को जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो क्या बन जाता है? प्रॉमिस बन जाता है। तो बता रहे हैं कि प्रपोजल क्या चीज है? जब प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, सॉरी प्रॉमिस को बता रहे हैं कि प्रॉमिस क्या चीज है, जब वो एक्सेप्ट हो जाती है तो वो प्रॉमिस बन जाती है। एन एग्रीमेंट इज एन आउटकम ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। यानी एग्रीमेंट काय का आउटकम है, एग्रीमेंट काय से बन रहा है, काय का कॉन्सिक्वेंस है, ऑफर का एंड एक्सेप्टेंस का। नेक्स्ट बता रहा है फ्री कंसेंट। रजामंदी जो है वो फ्री होनी चाहिए, दबाव में नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके के दबाव में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनना चाहिए। बोल रहे हैं कि टू और मोर पर्सन आर सेट टू बी कंसेंट when they are agree upon the same thing in the same sense and consent must be free। कंसेंट कैसे होनी चाहिए? फ्री होना चाहिए। फ्री कंसेंट का मीनिंग बताना है कि फ्री कंसेंट क्या होगी। फ्री कंसेंट मीन्स इफ इट इज नॉट कॉज्ड बाय कॉशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक, ये चीजें इन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं होनी चाहिए। यानी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फ्री फ्रॉम कॉशन हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो, फ्रॉड नहीं हो रहे हो, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रही हो या मिस्टेक नहीं हो रही हो। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, पार्टीज की कैपेसिटी बता रहे हैं कि पार्टीज की क्या कैपेसिटी है। पार्टीज की कैपेसिटी होने का मतलब कि पार्टीज लायबल भी थी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए या नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल पार्टीज के अंदर जो दो पार्टीज होती हैं, दो पर्सन होते हैं, उसमें से कोई पर्सन जो है वो माइनर तो नहीं था या अनसाउंड माइंड का तो नहीं था। ये बता रहे हैं कि पार्टीज के अंदर क्या होने चाहिए, यानी पर्संस कैसे होने चाहिए। पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट मींस द लीगल एबिलिटी, यानी बता रहे हैं यहाँ पे पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट मींस लीगल एबिलिटीज की, उनकी लीगल एबिलिटीज कैसी हैं ऑफ ए पर्सन टू एंटर इनटू ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे सेक्शन 11 बताता है कि पार्टीज को जो था वो लीगल एबिलिटी होने के लिए क्या होना चाहिए। सेक्शन 11 बता रहा है, सेक्शन 11 सेज दैट, सेक्शन 11 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही बता रहा है, दैट एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। एवरी पर्सन को, यानी जो दो पार्टीज होती हैं उन पर्सन को जो है वो कॉम्पिटेंट भी होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए। और कॉम्पिटेंट होने के लिए क्या होगा? हु इज, पहली बात बता रहे हैं इसके अंदर, हु इज ऑफ एज ऑफ मेजोरिटी, यानी माइनर नहीं हो। हमें मालूम है जिसने 18 इयर्स की एज अटेन कर ली है वो माइनर नहीं होता है। यानी पहला ही बात बता रहे हैं कि माइनर नहीं हो। दूसरी बात बता रहे हैं इज ऑफ साउंड माइंड, साउंड माइंड हो, यानी कोई जो है वो अनसाउंड माइंड का पर्सन अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो कैपेसिटी टू पार्टीज के अंदर नहीं आएगा, कैपेसिटी टू पार्टीज के अंदर नहीं आएगा। डेट मीन्स के उसके द्वारा बनाया हुआ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। लास्ट चीज जो पॉइंट जो बता रहे हैं इसके अंदर सेक्शन 11 के अंदर, इज नॉट अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट बाय द लॉ, बाय एनी लॉ, यानी लॉ ने उसको पहले से घोषित नहीं कर रखा हो, डिस्क्वालिफाइड नहीं कर रखा हो, पहले से डिस्क्वालिफाइड नहीं कर रखा हो।
कुछ कंडीशंस होती हैं, सर्कमस्टांसेस होती हैं जिसमें कि पर्सन्स को पहले से ही जो है वो डिस्क्वालिफाइड जो है वो कंफर्म कर देता है लॉ कि ये पर्सन जो है वो डिस्क्वालिफाइड है। नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है लॉफुल कंसिडरेशन ऑन ऑब्जेक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए आपके पास कंसिडरेशन कैसा हो, लॉफुल हो, ऑब्जेक्ट कैसा हो, लॉफुल हो। तो बोल रहे हैं द कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल, दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, लॉफुल होने चाहिए, कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट लॉफुल हो। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, लास्ट पॉइंट जो हमारे पास लास्ट एलिमेंट जो आ रहा है इसके अंदर वो आ रहा है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, वॉइड नहीं हो, एक्सप्रेसली जो है अगर बात करें तो ये जो है कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होनी चाहिए। बोल रहे an agreement entered into must not be which the law declared to be either illegal or void, यानी ऐसे एग्रीमेंट जो कि लॉ ने बता रखे हैं कि ये इलीगल है या वॉइड है, ऐसे एग्रीमेंट के ऊपर अगर कॉन्ट्रैक्ट करा जा रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। जैसे बोल रहे हैं an illegal agreement is an agreement expressly or impliedly prohibited by law, कह रहे हैं कि कोई भी अगर इलीगल एग्रीमेंट हो, ये इस इलीगल एग्रीमेंट को पहले से ही लॉ ने बता रखा है कि ये प्रोहिबिटेड है, यानी ऐसा नहीं करना, निषेध है, ऐसा करना जो है वो पॉसिबल लॉ के दायरे में नहीं है, तो वो एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली प्रोहिबिटेड है बाय लॉ। प्रोहिबिटेड मतलब निषेध है, लॉ जो है वो अलाउ नहीं करता है उसको। एंड वॉइड एग्रीमेंट इज वन विदाउट एनी लीगल इफेक्ट, वॉइड एग्रीमेंट यानी क्या होते हैं, वॉइड एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होते हैं जिसमें लीगल इफेक्ट नहीं होता है, जिसमें लीगल इफेक्ट नहीं होता है। सो स्टूडेंट आई एम गोइंग टू stop over here now. You people are free to ask your queries.